चलिए इस वीडियो में बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल के बारे में कि वह किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, ज्ञात किए जाएंगे या नहीं, उनके हल निकाले जा सकते हैं या नहीं। आप इस वीडियो पर आ ही चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर इस वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं तो रैखिक समीकरण युग्म का मतलब अभी यह पहला समीकरण हुआ। अब पहला समीकरण हुआ तो पहला समीकरण में भी ax होगा, by होगा और c होगा। a b c पहला में भी होगा और दूसरा में भी होगा। तो हम जानेंगे कैसे कि कौन सा पहला का a है, कौन सा पहला का b है, कौन पहला का c है और कौन दूसरा का है। यानी a b c में अंतर समझ में आएगा कि नहीं है। पहले वाले समीकरण का a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है और यह दूसरे वाले का, तभी ना हम इसका हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि पहला समीकरण जानने के लिए a1 b1 c1 ऐसे पता चल जाएगा कि यह पहले समीकरण का है या a2 b2 c2 यह दूसरे समीकरण का है। नंबर डाल लिए। अब इस समीकरण के यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 यदि प्राप्त हो रहा है, यानी a1 और a2 इन दोनों के x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और जो c पद होता है उनका अनुपात यदि बराबर हो तो समझ जाइए कि इनके अनेक हल होंगे, इनके अनेक हल होंगे, अनेक हल। अर्थात x और y का कोई भी मान रखेंगे तो वह समीकरण को, दोनों समीकरण को संतुष्ट करता जाएगा। मतलब कि अगर हम पहले समीकरण में जो x और y का जो मान रख रहे हैं, अगर वही मान दूसरे में रख रहे हैं तो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी कि इनके अनेकों हल प्राप्त हो सकते हैं। यदि यह पहला हुआ, दूसरा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, अगर ऐसे हो रहे हैं तो इनके कोई हल नहीं होंगे। यहाँ पे हमें कोई हल प्राप्त नहीं हो सकते। अगर यह ऐसी स्थिति बन रही है कि इनके अनुपात बराबर हैं लेकिन इन दोनों के अनुपात के बराबर c वाला अनुपात नहीं है तो इन दोनों समीकरण के कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्या होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मत कहिएगा कि नहीं हमने पहले ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। वो नंबर आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसकी जो मैटर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इनका एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल होगा। यानी कि अद्वितीय का अर्थ हो गया यूनिक, यानी एक ही हल होगा जो कि दोनों समीकरण को संतुष्ट कर सकता है। अब देखिए इन तीनों स्थिति में क्या होगा कि जब हम ग्राफ पर जाएंगे तो वहाँ पर इस पहली स्थिति में होगा जो इस समीकरण का रेखा होगा और इस समीकरण का रेखा होगा, दोनों एक ही पर होंगे, यानी उसे हम कहेंगे संपाती। यह क्या हो गया, संपाती हो गया। कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। संपाती का अर्थ हो गया एक ही पर, यानी कि हम ग्राफ में जब खींचेंगे तो दोनों एक ही पर आएगा, यानी एक ही रेखा दिखेगी। अर्थात दोनों में x y की जो वैल्यू अगर इसमें रख रहे हैं इसको संतुष्ट कर रहा है
तो इसको भी संतुष्ट करेगा, यानी संपाती होगी तो जो जो वैल्यू इनको संतुष्ट करने वाला सभी वैल्यू इनको भी संतुष्ट करेगा, इसलिए हमें अनेक हल प्राप्त होंगे। वहीं दूसरी में जाएंगे तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। समांतर का अर्थ जानते हैं कि जो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं वह एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। जब वह कभी मिलेंगी ही नहीं तो उनका हल कैसे प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर कोई भी हल हमें नहीं प्राप्त होने वाला है। और ये जो तीसरा होता है यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, काटेंगी, प्रतिच्छेदित, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा होंगी। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी वह रेखाएं, इन दोनों समीकरण के रेखाएं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेंगी वही बिंदु का मान जो होगा वही समीकरण का हल होगा। और वह एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे इसलिए एक ही होगा। अब आप समझ चुके होंगे कि किसी भी चर रैखिक समीकरण जो होते हैं दो चर वाले, उनके हल के बारे में कि कब अनेक हल हो सकते हैं, कब कोई हल नहीं हो सकते, कब एक अद्वितीय हल होगा। इसमें दो तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। यदि रेखाएं संपाती होंगी तो स्थिति ऐसा बनेगा और हमारे अनेक हल होंगे, या कहा जाए कि यदि अनेक हल होंगे तो उनके ए, बी और सी के अनुपातों में क्या संबंध होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। यदि ऐसा संबंध है तो उनके हल कैसे होंगे। दो तथ्य दोनों तरफ से, जैसे कि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो पिताजी मुझे पुत्र कहेंगे, लेकिन मैं क्या कहूँगा, वो मेरे पिता हैं। तो हमारे नज़रिए से क्या हुए, वो पिता हुए, लेकिन उनके नज़रिए से मैं क्या हुआ, पुत्र हुआ। लेकिन हम दोनों लोग क्या हैं, पिता पुत्र हैं। उसी तरीके से यह एक दूसरे की कड़ी है कि यदि अनेक हल होंगे या संपाती होंगे तो हम उनके अनुपातों को ऐसे लिख सकते हैं, या पहले हमें अनुपात मालूम है तो हम बता देंगे कि उनके अनेक हल होंगे। उसी तरीके से यहाँ यदि हमें पता चल गया कि रेखा समांतर है या कोई हल नहीं उनका है तो उनके अनुपातों का संबंध कुछ इस प्रकार होगा, या संबंध हमें पता है तो हम बता देंगे कि इनके कोई हल नहीं होंगे अर्थात रेखा समांतर होगी। वहीं यदि हमें पता है कि यह एक अद्वितीय हल या ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं तो उनके अनुपातों का संबंध इस प्रकार होगा, या यदि हमें ये मालूम है कि इसका संबंध इस प्रकार है तो हम कह सकते हैं कि इनके एक अद्वितीय हल होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। इस पर आधारित अगर ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं तो वज्र गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं, यानी वज्र गुणनखंड विधि को हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि समीकरण का हल नहीं हो पाता तो अरे ये क्या हो गया, यानी कि समीकरण का हल न होने के कारण होता है कि वो रेखाएं समांतर होती हैं। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।